हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लूसेंट का महासंग्राम। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मैंने एक बार कोई चीज कह दी तो वो मैं करूंगा जरूर। मैंने कहा था लूसेंट को मैं एक रिफॉर्म तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। पूरी लूसेंट 60 दिन में समाप्त कर दूंगा, जाकि एकदम आप कहीं से भी जीएस उठाइएगा, किसी भी एग्जाम की जीएस उठाइएगा, उसमें जो यही रहता है। अगर मैं इसमें आज की बात करूं तो आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास अगर आप देखेंगे तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा, प्रीटो हिस्टोरिक एरा और हिस्टोरिक। उन तीन चीजों को इस आधार पर बांटा गया है। इसका भी तो एक रूप होगा, ऐसा थोड़ा ना कि मन आया उठाया और बांट दिया। इसका एक रीजन ना होगा प्रॉपर, किस लिए बांटेंगे तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल की, कितने भागों में बांटा गया इसको? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 युग इसमें बताए गए हैं, जो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से होंगे। अगर मैं इसे प्रागैतिहासिक की बात करूं तो प्री हिस्टोरिक एरा, क्या कहेंगे इसे? प्री हिस्टोरिक एरा। एरा मींस काल। और अगर आद्य की बात करें तो प्रीटो, यानी कि आद्य को जो कहा जाएगा वो प्रीटो कहा जाएगा। हिस्टोरिक एरा इसके आगे हम लोग ऐड कर देंगे, जो हो गया प्री हिस्टोरिक, प्रीटो हिस्टोरिक एरा। और ऐतिहासिक में हिस्टोरिक एरा, जो कि आपको चीजें समझ आ गई। इनको एक बांटने का आधार भी है कि किस आधार पर इनको बांटा गया है। अगर मैं इनकी टाइम पीरियड की बात करूं तो जो आपका इसका टाइम पीरियड है प्रागैतिहासिक का, 35,000 बीसी से 2500 बीसी, ये आपका प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड माना जाएगा। कब से? 35,000 बीसी से 2500 बीसी। अब आप ये मत कहिएगा बीसी और एडी के, बीसी में जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय, बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब हो, यानी कि उनका जन्म कब हुआ? 0 ईस्वी में हुआ। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था। और जो उसके पहले का समय बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद का समय यानी कि 0 से बाद का समय 0 ईस्वी के एनोडॉमी यानी कि ईस्वी। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। यानी कि जो सबसे बड़ा युग था वो आपका प्रागैतिहासिक युग ही था। इस चीज के बाद आज ऐतिहासिक काल की बात करें तो 2500 बीसी से ये आपका हो जाएगा 1500 बीसी तक। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और 1500 से 650 एडी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1500 बीसी से 650 एडी, यानी कि बाकी सब बीसी में थे, ये ऐतिहासिक वाला युग एडी में चला गया। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये जो 647 में हर्षवर्धन, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, और यहीं तक एक प्रॉपर वे में ऐतिहासिक युग माना भी जाता है। तो इसलिए एजस 650 जो कहा गया है, 1500 बीसी से 650 एडी यानी कि ईस्वी ऐतिहासिक युग माना गया। इनको डिवाइड करने का एक प्रॉपर रूप भी है कि इन्हें डिवाइड क्यों किया गया है। अगर मैं प्रागैतिहासिक काल की बात करूं तो इसमें जो ना ही लिखित साक्ष्य मिले, और जब लिखित साक्ष्य मिले नहीं तो पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें साक्ष्य तो लिखित मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सकते। और जो ऐतिहासिक है यहाँ पर मिले भी और पढ़ा गया। जब मिला पढ़ा तो इसी को पूरा समझा गया, इसे ऐतिहासिक नाम दिया गया। तो यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था कि ये चीजें कैसे डिवाइड की गई। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करूं तो प्रागैतिहासिक काल में आपकी जो चीजें हैं, विवरण है, वो ना मिला, लिखित नहीं मिला कहीं। विवरण है जो लिखित नहीं मिला, और जब लिखित मिला नहीं तो पढ़ने का तो भैया सवाल पैदा नहीं होता। मान लीजिए कोई चीज आपको मिली ही नहीं, आपके पास है ही नहीं, तो क्या पढ़ेंगे। और जो आपका दूसरा वाला है आद्य ऐतिहासिक का, इसमें जो विवरण है वो आपका लिखित मिला, लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा क्यों नहीं जा सका? क्योंकि उसकी लैंग्वेज हम लोग समझ नहीं पाए। और इसके बाद जो आपका ऐतिहासिक युग है, जो हर्षवर्धन तक माना जाता है, उसमें लिखा भी गया, पढ़ा भी मिला है। मतलब इसमें जो विवरण था आपका वो आपका लिखित में मिला, लिखित में, और पढ़ा भी गया, इसीलिए ऐतिहासिक युग कहा गया और इसे अच्छे से समझा भी गया।
अगर अब मैं इस पे बात करूँ तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक युग की। ये चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी कि इतिहास को तीन भागों प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में डिवाइड किया गया। प्रागैतिहासिक को 35,000 से आपके 2500 बीसी, आपका जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल से 2500 से 1500, और जो आपका ऐतिहासिक एरा रहा वो 1500 से 650 एडी तक। 1500 बीसी से 650 एडी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बीसी और एडी में मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए अगर आपने ध्यान से मेरी क्लास देखी हुई है। अगर इसमें बात करूं प्रागैतिहासिक में तो विवरण तो मिला, मतलब विवरण नहीं मिला, विवरण नहीं मिला, न लिखित मिला, जब मिला नहीं तो पढ़ा नहीं गया। अगर आद्य ऐतिहासिक की बात की जाए तो इसमें विवरण तो मिला लेकिन उसकी लैंग्वेज को, हम लोग लिपि को पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसको भी बारे में भी हमारे पास अधूरी जानकारियां ही रही। पूरी जानकारी अगर बात करें तो ऐतिहासिक एरा यानी कि हिस्टोरिक एरा में जो विवरण था वो लिखित रूप में मिला भी और उससे हम लोग पढ़ भी पाए। जब कोई चीज हमें मिली, हमने अच्छे से पढ़ी तो हमने उस चीज को अच्छे से समझी। तो ये आपकी चीजें कंफर्म आपको हो गई होगी कि क्या मैं कहना चाहता था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके ऐतिहासिक, सॉरी प्रागैतिहासिक एरा, प्रागैतिहासिक युग। इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया। प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिक, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको भी तीन भागों में पढ़ने के नजरिए से या कि समझने के नजरिए से इतिहासकारों ने हमारा बांटा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आपने ये शब्द छोटी क्लासेस में बहुत सुना कि पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। किस काल को पाषाण काल कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल को। और पाषाण को स्फटिक भी कहते हैं। स्फटिक, स्फटिक मींस पत्थर। इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि कई बार स्टूडेंट इस चीज को डाउट में ले जाता है कि स्फटिक क्या है। उसे पाषाण काल तो पता है लेकिन स्फटिक काल कह दिया गया, उसे पता ही नहीं है। समझ में नहीं चीज आ रही कि एग्जामिनर क्या कहता है, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरह बच्चे को फंसाता है और वहीं पे हम लोग भाई गलती कर देते हैं। अगर आप एग्जाम जितनी के साथ हैं तो ऐसी छोटी गलतियां तो आपसे बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन सब चीजों में जो सबसे पहले पत्थर की खोज की गई थी पूरा पाषाण काल में, क्योंकि पूरा पाषाण काल में ही शिकार किया जाने लगा। उस समय लोग खाना बदोश रहे थे, यानी कि उनके पास खाने का कोई प्रॉपर वे नहीं था, तो खाना बदोश थे। और इसी युग में आग की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? आग की। तो चलिए हम लोग इसे आगे चल के देखते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसे तीन भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? तीन भागों में। पूरा पाषाण काल, पाषाण समझ गए ना इसे क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर पत्थरों से की खोज की गई। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। क्या हो जाएगा आपका लास्ट में? नव पाषाण। अगर मैं इसमें बात करूं तो 35 से लेके जो आपका 10 तक का टाइम होगा वो पूरा में आएगा। 10 से 5 तक का जो टाइम है वो आपका मध्य में आएगा और 5 से आपका जो लास्ट वाला टाइम है यानी कि क्या 2500 है वो आपका किस में आएगा? वो आपका नव पाषाण काल में आएगा। तो चलिए आप लोग इसको देख चुके हैं। अगर पूरा पाषाण काल में बात की जाए तो इस युग में ही शिकार किया गया। तब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किस युग में सबसे पहले शिकार किया गया, तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहले शिकार किया गया। इस युग के लोग कैसे लोग थे? खाना बदोश थे, यानी कि शिकार मिला तो खा लिया। इनके पास कोई प्रॉपर वे नहीं था। मान लीजिए अभी मुझे भूख लगी तो मैं शिकार करूंगा फिर खाना खाऊंगा, मतलब मेरे पास एक प्रॉपर वे नहीं था। और यही इसी के लोग क्या करते थे? कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे इस युग में। इस बात को आप कंफर्म याद रखिएगा, कपड़े वपड़े ये लोग नहीं पहनते। लेकिन इसी युग में आग का खोज भी इसी पूरा पाषाण काल में ही हुई। मतलब पत्थर और पत्थर टकरा के इससे आग निकाली जाती थी। आग का मेन यूज ये क्यों करते थे? शुरू में तो ये लोग सिर्फ जानवरों को भगाने के लिए और अपनी गुफाओं को जहाँ पर ये लोग सोते थे उसको गर्म करने के लिए, बाद में शिकार को ढूंढना भी स्टार्ट कर। तो यहीं पर एक नया पॉइंट हो जाएगा कि आग की जो खोज है वो भी पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। तो आपको ये चीजें मेरे हिसाब से कंफर्म हो गई होंगी।
बाद बात करूं मध्य पाषाण काल, तो भैया शिकार करते थे, खाना बदोचते थे। तो अब जैसे जैसे युग बढ़ेगा कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन क्या हुआ, इस युग के लोगों ने सबसे पहले जानवरों को इन्होंने सोचा कि 4-5 जानवर पाल लेते हैं, तो खाने के लिए जब होगा तो घर में मार के भी अपना खा लेंगे, मतलब भूख लगेगी तो अपना घर पे घर मिल जाएगा, इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा जंगलों में भटकते रहे शिकार की खोज में। तो सबसे पहले जो पशुपालन शुरू हुआ वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। तो कई बार पूछा जाता है कि पशुपालन सबसे पहले किस युग में हुआ, तो मध्य पाषाण युग में हुआ। और सबसे पहला पालतू पशु अगर पूछ लिया जाए तो हम सबका फेवरेट और जो सबसे वफादार जानवर होता है यानी कि कुत्ता। कुत्ता जो था यानी कि डॉग सबसे पहला पालतू पशु था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जो पालतू पशु था वो आपका कौन था, तो कुत्ता जो था वो आपका पहला पालतू पशु था। तो इस चीज को आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। इसी युग में शिकार करने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। और यहीं पर आपकी अगर बात की जाए तो भीमबेटका एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, वहां पर चित्रकला के साक्ष्य भी मिले। कहाँ पर भैया, मध्य प्रदेश में, जो इसी युग से संबंधित थे। मध्य प्रदेश में कहा, आपने भीमबेटका की गुफाएं खोज सुनी होगी। किसकी गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, जिसपे चित्रकला से संबंधित, जो इसी युग से, उनका संबंध किससे है, चित्रकला से। किससे, चित्रकला से संबंधित है जो। और यहीं पर अगर बात की जाए तो आप देखेंगे जो शिकार का साक्ष्य है, मतलब सॉरी कह रहा हूँ, पत्थर जो औजारों के साक्ष्य है वो इसी युग में मिले। और कहां से मिले, नागौर राजस्थान। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहां से मिले, नागौर राजस्थान से। यहाँ पर औजार मिले, औजार में किसका प्रयोग किया गया, पत्थरों का। यानी कि जैसे धनुष बाण थे तो आगे नुकीला पत्थर लगा दिया कि जिससे उन्हें शिकार में आसानी होती थी। नहीं तो वैसे भैया शिकार करने में बहुत दिक्कत जाती है, आपको समझते होंगे। मैंने तो कभी किया नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब रिवॉल्यूशन होता है तो चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। वही चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी इन सब चीजों को हो गया भैया, शिकार का यहाँ से आए, हम लोग यहाँ पशुपालन करने लगे तो हमारी आधी समस्या दूर हो गई। लेकिन अब नौ पाषाण काल आया तो नौ पाषाण काल में हमारे पास जानवर भी हम लोग पाल रहे थे, उनके खाने पीने। तो इस युग में सबसे पहले किसका भी यूज किया गया, खेती का आविष्कार किया गया। यानी कि सबसे पहले जो कृषि की गई वो नौ पाषाण काल में की। और कृषि में मान लीजिए गेहूं और जौ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जौ को यौ भी कहा गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इसी युग में पहिए का भी आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुए, पहिए, जो बहुत ही एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी आविष्कार था। इस युग का अगर सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार, सबसे रिवोल्यूशनरी अगर कोई थिंग्स है इस युग की तो वो है पहिया। क्योंकि आप देख रहे हैं आज मोटरसाइकिल चलाएं, साइकिल चलाएं, कार चलाएं, ट्रेन चलाएं, उस समय में पहिए का ही यूज है। क्या बिना पहिए की वो चीज चल सकती है, कहीं ना कहीं बिना पहिया के तो संभव ही नहीं है। असंभव मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं असंभव नहीं कहूंगा, लेकिन संभव भी नहीं। तो पहिए का आविष्कार इस युग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी जिसे कहते हैं, एक क्या था, क्रांतिकारी फैसला था, मतलब क्रांतिकारी आविष्कार था। अगर इस पे बात करूं मैं इसी के अंदर, तो गेहूं और जौ जो इसकी मुख्य फसलें थी, कौन कौन सी, गेहूं और जौ। अगर बात करें चावल की, तो चावल की भी साक्ष्य मिले प्रयागराज, यूपी में प्रयागराज से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं इस युग में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, कहां से, यूपी में प्रयागराज से पास एक जगह पड़ती है ओल्ड डिगवा, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मेहरगढ़, कहां, मेहरगढ़ कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। वहां से गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इन सब चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके हिसाब से। क्योंकि इससे मैं नहीं कहता, मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर हाल में आपको एग्जाम में रखा मिलेगा, जितना मैंने अभी अब तक आपको अभी तक बताया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो प्रथम औजार थे इस युग का, तो कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी जो थी वो तांबे की बनी थी, यानी कि इस युग की जो पहली धातु थी वो कौन सी हो जाएगी, तांबा हो जाएगी। अगर तांबा बताएं
तो तांबा कैसे बनता भी है? तांबा कैसे बनता है? इसके बाद जो आप पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, उसे हम लोग कांस्य युगीन संस्था कहते हैं ना। तांबा से क्या बने? तांबा प्लस टीन की मिक्सचर से क्या बनता है? कांस्य बनता है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता जिसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, तो इसी से उसका भी आविष्कार हुआ। यानी कि जो सबसे पहला हथियार था इन लोगों के लिए, वो क्या था? हथियार क्या था? वो था कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी था। और कुल्हाड़ी किसकी बनी थी? किस धातु की बनी थी? तांबे की बनी। यानी कि जो पहली धातु हो जाएगी आपकी, जिस सबसे पहले इंसान ने खोजा, वो आपकी हो जाएगी तांबा। क्या हो जाएगी सबसे पहली धातु? तांबा। अगर बात करें तो पहला मानव जो क्या कहते हैं, मानव का प्राचीनतम साक्ष्य है जो, वो नर्मदा घाटी से मिला। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। अगर नर्मदा घाटी से मानव के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मानव के साक्ष्य सबसे पहले मिले आपको? नर्मदा घाटी से। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका प्रीटो हिस्टोरिक एरा, जिसे सिंधुकालीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधुकालीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही चीजें हैं। प्रीटो हिस्टोरिक एरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रीटो हिस्टोरिक एरा। इसे ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये आजकल जो है, सॉरी परियोजना ले गया मेरा माइंड थोड़ा सा यहाँ। सिंधु घाटी सभ्यता, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दोनों एक ही चीजें हैं। यानी कि हड़प्पा भी सेम कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी एक ही है। अगर इसकी बात करें तो ये जो समय था आपका, ये कब से 2500 से 1500 तक का जो समय है बीसी, कहाँ से मैंने आपको पहले बताया भी था, 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक का जो समय था, वो आपका क्या था? वो आपका प्रीटो हिस्टोरिक एरा माना जाता है। अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, इसकी खोज आपकी 1921 में दयाराम साहनी ने की है। इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में दयाराम, किसने? दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। और अगर यहीं पे बात की जाए मोहनजोदड़ो की खोज की कब की गई? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है? मृतकों का टीला। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। इसकी खोज 1922 में किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। किसने की? राखाल दास बनर्जी जी ने इसकी खोज की। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए या फिर सिंधु नदी की बात की जाए, तो इनका एक वो भी रहा होगा ना, मतलब किस नदी के किनारे इनकी खोज हुई। और जैसे आप बात करेंगे हड़प्पा की, तो किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। और जबकि जो आपका मोहनजोदड़ो था वो आपका सिंधु नदी, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? नगर की बात हो रही है, सिंधु नदी के किनारे। और आपका जो हड़प्पा है वो हो जाएगा रावी नदी। ये चीजें आपको ढेर सारी कंफर्म हो चुकी होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप तब तो थोड़ा सा इस चीज को समझने का ट्राई करिए। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, कांस्य युगीन संस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य का आविष्कार किससे हुआ? तांबे प्लस टिन से। दोनों को मिलाएंगे तो कांस्य बनेगा, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। ये चीजें आपको पूरी प्रैक्टिस 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। सिंधु घाटी सभ्यता, कोई कांस्यकालीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा शहर किसमें? रावी नदी का। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। खोज कब हुई? 1922 में। किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, यानी कि हड़प्पा की खोज की। ये चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं और यही चीजें आप अक्सर गलत कर देते हैं। अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी?
नगरीय सभ्यता थी। अगर बात किया मात्र सत्तात्मक की, पितृ सत्तात्मक की, तो मात्र सत्तात्मक, यानी कि यहाँ पर जो पावर था मम्मी के पास था, ना कि पापा के पास। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर जो शासन था वो मात्र सत्तात्मक। तो कई बार पूछा भी गया है कि कैसा शासक था? मात्र सत्तात्मक, यानी कि यहाँ पर जो पावर था वो आपकी मम्मी के पास था, ना कि पापा के पास। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे करके कंफर्म हो चुकी होंगी। यहाँ के जो लोग थे वो कहाँ के थे? तो भूमध्य, यहाँ के जो निवासी थे वो कहाँ के थे? भूमध्य सागरीय। कौन से थे? भूमध्य सागरीय। अगर यहाँ पर बात की जाए तो जितने भी घर थे उनके जो दरवाजे थे वो मेन आगे ना खोल के पीछे खोलते थे। जबकि इसका एक अपवाद है लोथल, जो मेन डॉक यार्ड भी था हड़प्पा संस्कृति का, उसके सारे दरवाजे आगे खुलते थे, बाकी पूरी जगह के, यानी कि जो यहाँ के दरवाजे थे इस चीज को और खिड़कियां थी वो पीछे की ओर खुलती। कहाँ खुलती थी? पीछे की ओर। जबकि लोथल जो है, जो आपकी गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में, इसके दरवाजे कहाँ पर खुलते थे? आगे की ओर, जो कि एक अपवाद भी है। इसमें सिर्फ आपको लोथल में ही ऐसी चीजें मिलेंगी, इसके अलावा हर जगह दरवाजे पीछे की ओर खुलेंगे। मेन रोड पे कभी दरवाजा वहां खुला ही नहीं, इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। जबकि लोथल में जो दरवाजे थे वो आपके आगे की ओर खुलते थे, इसीलिए लोथल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ के घरों की बात की जाए तो वो थे ग्रिड पद्धति में, जो मैं आपको बता भी रहा था, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात की जाए तो मीठे में ही लोग क्या यूज करते थे? शहद का यूज। और अगर यहाँ की मैंने जो घरों की बात की थी तो उस पद्धति का क्या नाम था? घर जिस पद्धति में बने थे, घरों की पद्धति कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भी गेहूं और जौ का भी मतलब मेनली उल्लेख मिलता है। इस चीज को थोड़ा सा, जौ को हम लोग क्या कहते हैं? बार बार बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जौ को क्या कहते हैं, तो जौ को यौ कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि जब आप एग्जाम देने जाए तो ये छोटी छोटी गलतियां कर जाए, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन, और जब गलत हो जाएगा तो ये आधा नंबर आपके सही में से भी लेके जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो एक सभ्यता और थी आपकी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। क्या कहा गया है? आपको मेलुहा कहा गया है। किसमें कहा गया है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। किस सभ्यता में? मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। इसे कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता में मेलुहा कहा गया है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा कहा गया है। ये चीजें आपको मेरे हिसाब से पूरी की पूरी कंफर्म हो गई होगी। तो आप इन सब चीजों को एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो आप ये चीजें कंफर्म कर चुके हैं, यानी कि नोट कर चुके होंगे। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इसके बाद बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, यानी मतलब किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक इस सभ्यता का विस्तार माना जाता है। तो अगर इसका बात करें तो यहाँ पर मांडा जो आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर, मांडा से लेकर आपके यहाँ पर दैमाबाद, और दैमाबाद के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। और दैमाबाद महाराष्ट्र। और यहाँ कहा? सुतकानगेर जो, यहाँ तक इसका विस्तार। और ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, जो कि आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान भी कभी भारत ही था, बलूचिस्तान को भी भारत आना ही शुरू करता है, भारत यानी कि अखंड भारत, एक ही सपना, अखंड भारत।
इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मांडा से लेकर दामाबाद, आलमगीरपुर से लेकर सुल्तानगंज तक इसका विस्तार माना जाता है। अगर यहाँ पर बात करें तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन। ये चिनाब नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी, और ये जो है आपका दामाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी? प्रवरा। और प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। कई बार पूछा भी गया है कि प्रवरा किसकी सहायक नदी है, तो प्रवरा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी। तो ये चीजें आपको कंफर्म हो चुकी है। तो आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 प्रमुख जो आपकी लूसेंट है उसमें तो 6 लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ रिफॉर्म तरीके से चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उन्हीं रिफॉर्म में से मैंने एक खुद से ऐड नहीं की, मतलब किसी और बुक से जो कि इतिहास की थी, ताकि आपका मतलब जो चीजें कहीं से छूट जाए। मैं आपको सिर्फ लूसेंट नहीं दे रहा है आपका, मैं नहीं चाहता कि कोई इंपॉर्टेंट चीज इस तरह आपसे छूट जाए, क्योंकि कई चीजें होती है लूसेंट में हम लोग छोड़ भी देते हैं, कई चीजें उसमें ऐड भी कर देनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो शहर होगा वो होगा हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस नदी का किनारे? भोगवा नदी किनारे। बहुत ही आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी, चंद्रहुद्रो, वनमाली और कालीबंगन। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, कालीबंगन मींस काली चूड़ियां, काली कांच की चूड़ियां भी आप कह सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम देखेंगे कालीबंगन को। किसे देखेंगे? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान। कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान। तो वीरों की भूमि राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि काली चूड़ियां किस हड़प्पा कालीन शहर का अर्थ होता है, तो काली चूड़ियां जो है आपका वो कालीबंगन का अर्थ होता है। कालीबंगन में ही जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। इसी शहर में किसका? नक्काशीदार ईंटें। नक्काशीदार में जिनमें कुछ डिजाइने वाली हो, कुछ मूर्तियां उकारी गई हो, नक्काशीदार ईंटें। ईंटें आप समझ रहे हैं ना, ब्रिक्स। और इसके बाद जो आपके यहाँ पर हो गया जुते हुए खेत के प्रमाण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो जुते हुए खेतों के जो आपके प्रमाण हैं वो आपके कालीबंगन से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं? कालीबंगन से मिले हुए हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट मूव किया जाए कालीबंगन के बाद, तो हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो। किसकी बात करेंगे? मोहनजोदड़ो की। अगर आप ध्यान दें तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप पूछे कि जो शव थे उन्हें जलाया जाता था कि दफनाया जाता था, तो इस सभ्यता में शवों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। अगर जलाने की बात करें तो मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, और हड़प्पा है वहां पर दफनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला, क्योंकि यहीं पर जलाया गया है, यहीं पर मैक्सिमम, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब तो चलाते ही हैं, जबकि इस्लाम धर्म के अनुसार दफनाया भी जाता है। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि सनातन धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं, बहुत ही पुराना धर्म है, तो वहीं पर मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो है, तो इसीलिए मृतकों को टीला कहा गया, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा जलाया गया चीजों को। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपकी अगर बात की जाए तो नर्तकी की मूर्ति विशाल अन्नागार। किसकी? नर्तकी यानी कि डांसर, नर्तकी की मूर्ति भी यहीं मिली है। अब समझ रहे हैं ना, डांसर मींस जो नृत्य करने वाली, वही नर्तकी की मूर्ति। और वृहद स्नानागार। कौन सा स्नानागार? वृहद स्नानागार। अब तो छोटे छोटे स्नानागार यानी कि बाथरूम, लेकिन उस टाइम पे वृहद। और विशाल अन्नागार। ये जो व्यवस्था थी ये बहुत ही सुव्यवस्थित, यानी कि शहर अभी तक के सबसे उस समय के विकसित शहरों में से एक शहर थे, क्योंकि उस समय समझिए नर्तकी की मूर्ति, वृहद स्नानागार,
आज के टाइम पर अभी आप गांव में जाएंगे तो स्नानागार आपको नहीं मिलेंगे। उस टाइम में हड़प्पा सभ्यता में आपको स्नानागार, विशाल अन्नागार, यानी कि गेहूं, जो उस समय गेहूं जो चीज होती थी उनको स्टोर करने के लिए एक विधिवत प्रणाली थी, एक उनके पास व्यवस्थित जगह थी जहां पर वो लोग अन्न को स्टोर करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एडवांस सभ्यता थी। अगर इनकी भगवानों की बात करें तो इनके जो प्रमुख देवता थे, कोई ना कोई देवता तो रहे होंगे। वो कौन से थे? वो पशुपतिनाथ। इसमें 4 जानवरों की 4 मूर्तियां भी, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। अगर ये पूजा की बात करें तो इसमें कोई मंदिर का उल्लेख नहीं मिला। यहाँ पर प्रकृति पूजा का विशेष मतलब वो था, प्रकृति पूजा ही होती थी। यानी जैसे कह दिया जाए वृक्ष पूजा हो गई, ये लोग काहे की पूजा करते थे? वृक्षों की पूजा करते थे। और आजकल हमें वृक्षों की पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं क्या हालत है आजकल हमारी प्रकृति की। वृक्ष पूजा हो गया, प्रकृति पूजा हो गया, यानी कि लोग मंदिर पे भरोसा उस टाइम पे नहीं, कहीं भी मंदिर का साक्ष्य या प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिला है। अगर जलाने की बात की जाए तो शवों को जो दफनाया जाता था तो शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था, दोनों चीजें यहाँ पर की जाती थी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर शवों को जलाने की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो, कहाँ? मोहनजोदड़ो, यानी कि मृतकों के टीले में। अगर दफनाने की बात की जाए तो हड़प्पा में, क्योंकि कई शहर थे तो अलग अलग शहर में ये सब हड़प्पा शहर की बात हो रही है। इन सब चीजों का विस्तृत रूप आपको मिलता है। तो मेरे हिसाब से चीजें आपको प्रॉपर एक अच्छे वे में समझ आ गई होंगी। यहीं पर अगर उस समय जो मिट्टी की बर्तन थे तो उन्हें हम लोग क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। नापतोल की इकाई को हम किसमें नाप देखते थे? तो 16 के अनुपात में यहाँ पर नापतोल की इकाई थी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। नापतोल की इकाई किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में। किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। और जबकि यहाँ पर बात की जाए नापतोल के बाद तो लाल मिट्टी के बर्तन, किस मिट्टी के? लाल मिट्टी के बर्तन जो थे इन्हें क्या कहा जाता था? कई बार पूछा गया है कि क्या कहा जाता है लाल मिट्टी के बर्तनों को? तो टेराकोटा कहा जाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाल मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता था। तो लाल मिट्टी जो आपके बर्तन होते हैं उन्हें हम लोग टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। इन सब के अलावा अगर बात की जाए तो जैसा आपका लोथल हो, तो लोथल उस समय के प्रमुख डॉकयार्ड था। मतलब लोथल गुजरात में पड़ता है, वहां पर ही सबसे पहला डॉकयार्ड थी, उसे कहा जाता है। मतलब बंदरगाह जो उस समय का था वो प्रमुख बंदरगाह लोथल था। और यहीं से घोड़े के अवशेष भी मिले। कहां से? लोथल से। बंदरगाह था ये प्रमुख। कैसा बंदरगाह था? प्रमुख। और यहीं से घोड़े के अवशेष भी मिले। कई बार पूछा गया है घोड़े के अवशेष किस हड़प्पा कालीन शहर से मिले? तो वो आपके लोथल से मिले थे। इस चीज को आप थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर इसके बाद बात की चंदहुदड़ों से तो वहां पर मनके बनाने का कारखाना। कहां पर? चंदहुदड़ों। चंदहुदड़ों आप यहाँ पर लोथल भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही चीजें थी। चंदहुदड़ों पर प्लस लोथल से मनके बनाने, मनके समझ रहे हैं ना? हाँ, उनको बनाने का जो कारखाना था वो यहाँ से कारखाना यानी कि फैक्ट्री। आज के दौर में आप उनको कारखाना भी कहते हैं, फैक्ट्री भी कहते हैं। तो मनके बनाने की जो फैक्ट्री है वो आपके चंदहुदड़ों से मिले, जबकि रंगपुर से आपके चावल के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना? और यज्ञदत्त शर्मा जी ने रंगपुर की खोज की थी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। कालीबंगन से अगर आप बात करें तो मातृ देवी की मूर्ति हो गई और काली चूड़ियां के अवशेष भी, युग समाधियां हो गई और अग्निकुंड हो गई। ये सब आपके कालीबंगन से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। तो रंगपुर से क्या आपको मिला है? चावल के अवशेष। क्या है कि चावल मिले हैं। और अगर इसके बाद बात की जाए रंगपुर के बाद आपके कालीबंगन। कालीबंगन, कालीबंगन से आपको क्या क्या मिला? अगर कालीबंगन से बात करें तो युग्म समाधियां। युग्म समाधियां मतलब जिसमें 2 लोग को एक साथ दफनाया जाता है, यानी कि प्रेमी जो जुड़े होते हैं, कपल को एक साथ दफनाया गया, यानी कि कपल समाधियां भी आप इसे कह सकते हैं। युग्म समाधियां यानी कि कपल को एक साथ दफनाया गया है।
और यहाँ पर यज्ञ वेदी यज्ञ कुंड भी मिला है, जो काफी इम्पोर्टेंट, यानी कि उस टाइम का जो समाज था पूजा पाठ में विशेष तौर में रुचि रखता था, लेकिन प्रकृति पूजा में वहां पर ध्यान रखता। मैंने ये नहीं कहा कि पूजा पाठ नहीं करता था, प्रकृति पूजा करता था, वहां पर मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, मेरे कहने का अर्थ है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा गलत में मत लीजिए। और इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता ही चुका हूँ कि नॉक तौल के लिए 16 की अनुपात की, और जलाने दफनाने का भी बता चुका हूँ आपको, मोहनजोदड़ो प्लस हड़प्पा। तो जो आज का टॉपिक था ये एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे ही शुरू होती है और आप में खत्म हो जाए। अगर आप लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे? यहाँ पर एक क्लास के लिए बड़ी मेहनत है, ठीक है ना। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, फिर भी आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड होना। अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मन लगा कि क्लास ली होगी ना, तो जिस दिन लूसेंट खत्म होगी उस दिन आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर लीजिएगा। अगर कोई भी जीएस का क्वेश्चन छूट जाए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि कोई भी जीएस का जो आपका क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच गाइस।